सोचो अगर मैं इस लेमन जूस में थोड़ा सा बेकिंग सोडा डालूं तो क्या होगा। आप देख सकते हैं कि इसमें बहुत सारे बबल्स निकलना शुरू हो गए हैं। आप क्लियरली देख सकते हैं कि इसमें बहुत सारे बबल्स ये निकलना शुरू हो गए हैं। आप ये बबल्स जो है निकल रहे हैं और इसमें बहुत ज्यादा मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड निकल रही है, जो कि ये शो कर रहा है कि आखिर में रिएक्शन हो रहे हैं। तो दोस्तों आपने देखा कि जैसे हमने नींबू में बेकिंग सोडा डाला, उनमें बबल्स निकलना शुरू हो गए। दोस्तों वो बबल्स नहीं बल्कि साइंस का एक जादू है। तो इसी के साथ शुरू करते हैं क्लास 10 का साइंस का पहला चैप्टर, जिसका नाम है रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। तो दोस्तों सबसे पहले हम समझते हैं कि रासायनिक अभिक्रिया होती क्या है। देखिए, जब दो या दो से अधिक तत्व आपस में रिएक्ट करते हैं, आपस में अभिक्रिया करते हैं, तो उनसे एक नया पदार्थ बनता है जिनका गुण उन दोनों तत्वों से डिफरेंट होता है। तो इस प्रोसेस को हम रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। आप डिफिनेशन से भी समझ सकते हैं। जैसे हमने एग्जाम्पल में देखा, जैसे हमने प्रैक्टिकल किया, तो उसमें हमने देखा सिट्रिक एसिड जो कि नींबू में होता है और बेकिंग सोडा होता है, वह एक सोडियम बाइकार्बोनेट होता है। और जब उनके परमाणुओं के बीच रिएक्शन होता है तो बनता है हमारा झाग, जो कि एक सॉल्टी टेस्ट में सॉल्टी होता है और निकलते हैं बहुत सारे कार्बन डाइऑक्साइड। तो चलिए उस एग्जाम्पल को हम बहुत बेहतरीन तरीके से समझते हैं। अगर मैं इस लेमन जूस में थोड़ा सा बेकिंग सोडा डालूं तो क्या होगा। आप देख सकते हैं कि इसमें बहुत सारे बबल्स निकलना शुरू हो गए हैं। आप क्लियरली देख सकते हैं कि इसमें बहुत सारे बबल्स ये निकलना शुरू हो गए हैं। आप बहुत अच्छे से देख सकते हैं ये बबल जो है निकल रहे हैं और इसमें बहुत ज्यादा मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड निकल रही है, जो कि ये शो कर रहा है कि आखिर में रिएक्शन हो रहे हैं। ये जो प्रैक्टिकल हमने किया वही जो है एक रासायनिक अभिक्रिया का बहुत बढ़िया सा उदाहरण है। आपने देखा, आपको समझ में भी आ गया होगा। तो चलिए इसको समझते हैं, इसके मैकेनिज्म को समझते हैं कि आखिर में रिएक्शन होता कैसे है। ध्यान दीजिएगा, देखिए क्या होता है कि नींबू के रस में जो है वो होता है सिट्रिक एसिड। और आप सबको पता है कि जब नींबू खाते हैं तो स्वाद में खट्टा लगता है। कैसा लगता है? खट्टा लगता है। यानी कि वह जो है वो अम्लीय नेचर का है, यानी कि अम्ल है उसमें, है ना। और जो बेकिंग सोडा होता है वह स्वाद में जो है वो क्षारीय है ना। क्षारीय का मतलब उसका कुछ स्वाद आता ही नहीं है ना। तो जब एक एसिडिक नेचर वाला पदार्थ, एक एसिडिक नेचर वाला तत्व किसी बेस के साथ रिएक्ट करता है तो वह बनाता है नमक। क्या बनाता है? नमक। तो हम लोगों ने बहुत अच्छे से प्रैक्टिकल में देखा कि जब हम उस लिक्विड में, नींबू के लिक्विड में हमने बेकिंग सोडा डाला तो उससे जो है बहुत जल्द ही झाग बनना शुरू हो गया। वही झागवा जो है वह नमकीन जैसा लगता है। अगर अब हम उसको ट्राई करेंगे, चखने की कोशिश करेंगे, तो वह जो है स्वाद में नमकीन लगेगा और बहुत ज्यादा मात्रा में हमारा जो उससे कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है और H2O निकलता है। तो आई होप कि आपको ये केमिकल रिएक्शन क्या होता है बहुत अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। तो चलिए अब हम समझते हैं कि इन रासायनिक अभिक्रियाओं का हमारे दैनिक जीवन में इम्पोर्टेंस क्या होता है, महत्व क्या होता है और यूजेज क्या होती हैं। देखिए, इसका पहला यूज जो होता है वह कुकिंग में होता है ना। जब भी हम कोई मतलब खाना पकाते हैं, है ना, या रोटी सेकते हैं, पूरी सेकते हैं, आप लोग देखे होंगे कि रोटी जो है फूलता है ना। यानी कि रोटी का फूलना, पूरी का फूलना, यह जो है एक केमिकल रिएक्शन का एग्जाम्पल है ना। कोई भी खाना पकता है तो बिना रिएक्शन का जो है वो नहीं पक सकता है। तो इसमें हम लिख सकते हैं पहला कुकिंग। कुकिंग में जो है केमिकल रिएक्शन का यूज होता है कुकिंग। जैसे में रोटी का फूलना, पूरी का फूलना, रीति से, यानी कह सकते हैं कि खाना बनाने में जो है वह रासायनिक अभिक्रियाओं का उपयोग किया जाता है। दूसरा जो चीज है बच्चों, वो है रेस्पायरेशन, यानी कि श्वसन की क्रिया। श्वसन की क्रिया एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें हमें जो है हमारे बॉडी पार्ट्स को एनर्जी प्राप्त होता है। अब सोचिएगा, आप सोचिएगा कैसे, ये कैसे मुमकिन है, कैसे एनर्जी मिलता है। तो लेट मी एक्सप्लेन इट। देखिए, दूसरा जो चीज है वो होता है रेस्पायरेशन। देख लेते हैं, समझ लेते हैं।
यानी कि श्वसन की क्रिया। श्वसन की क्रिया भी एक केमिकल रिएक्शन ही होता है। इसको जो है केमिकल इक्वेशन के माध्यम से समझते हैं। और बना देता है ये एटीपी के फॉर्म में हमारे बॉडी में मौजूद है। देखिए, इसको जो है एक केमिकल इक्वेशन के माध्यम से समझ लेते हैं। देखिए, ये जो है ग्लूकोज के रासायनिक फॉर्मूलाज है। देखिए, ये है ग्लूकोज और ये है हमारा ऑक्सीजन। ऑक्सीजन जो कि सांस लेने से हमारे बॉडी में पहुंचता है। हमारे बॉडी में पहुंचता है। देखिए, होता क्या है कि जो भी हम अपने दैनिक जीवन में जो भी हम भोजन ग्रहण करते हैं तो उनसे जो है बहुत तरह के पोषक तत्व मिलते हैं और वे पोषक तत्व जो है वो ग्लूकोज के फॉर्म में हमारे बॉडी पार्ट्स में जो है स्टोर रहते हैं। तो होता क्या है कि जब हम ऑक्सीजन ग्रहण करते हैं, ऑक्सीजन जो है लेते हैं, तो ऑक्सीजन के जो एटम्स होते हैं वो जाकर उस ग्लूकोज के अणु से जो है रिएक्ट कर जाते हैं और रिएक्शन के फलस्वरूप बना देते हैं कार्बन डाइऑक्साइड, जल और एनर्जी। और वो कार्बन डाइऑक्साइड जब हम सांस छोड़ते हैं, है ना, तो कार्बन डाइऑक्साइड जो है बाहर निकल जाता है ना। एक इनहेल होता है और एक्सहेल होता है। सांस लेते हैं उसको इनहेल बोलते हैं और सांस छोड़ते हैं उसको एक्सहेल बोलते हैं। तो जब हम सांस छोड़ते हैं तो वह कार्बन डाइऑक्साइड जो है बाहर निकल जाता है। और दूसरा जो चीज होता है वो होता है जल। जो जल बनता है वो हमारे त्वचा के माध्यम से जो है वह पसीने के रूप में बाहर निकल जाता है और नहीं तो मूत्र के रूप में बाहर निकल जाता है। तीसरी जो चीज होती है वो होती है बच्चों एनर्जी, यानी कि ऊर्जा। जो ऊर्जा बनता है वो हमारे पूरे बॉडी पार्ट्स के पास पहुंच जाता है, जिससे कि हम कोई भी काम आसानी से कर देते हैं, है ना। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि रेस्पिरेशन भी एक केमिकल रिएक्शन है ना। आई होप कि आपको ये चीजें समझ में आ गई होंगी। अब तीसरी जो चीज है बच्चों वह समझते हैं डाइजेशन। कि डाइजेशन जो है वह कैसे एक केमिकल रिएक्शन है। लेट मी एक्सप्लेन इट। देखिए, हमने अभी बात किया कि हम अपने दैनिक जीवन में, हम अपने रोजमर्रा की जिंदगी में बहुत सारे भोज्य पदार्थों को ग्रहण करते हैं और उन अलग अलग भोजन से जो है हमें अलग अलग तरह की पोषक तत्व मिलते हैं, है ना। अलग अलग तरह के पोषक तत्व जो है हमें प्राप्त होते हैं। जैसे हम लोग रोटी दाल चावल खाते हैं तो उससे जो है हमें कार्बोहाइड्रेट मिलता है और वह कार्बोहाइड्रेट जो है हमारे बॉडी पार्ट्स में जाकर एक लार्ज शुगर जैसे एलिमेंट टाइप का जो है स्टोर हो जाता है, यानी कि एक लार्ज शुगर जैसा होता है ना। तो उसको जो है तोड़ने के लिए उनके अलग अलग एंजाइम्स पाए जाते हैं। जैसे हमारे लार ग्रंथि में जो है और हमारे पेनक्रियाज में कार्बोहाइड्रेट को तोड़ने के लिए एमाइलेज नामक एंजाइम पाया जाता है और ये एंजाइम जो है हमारे शरीर में उत्प्रेरक का काम करते हैं। बच्चों, उत्प्रेरक का मतलब होता है उत्तेजित करने वाला, है ना, उत्साहित करने वाला, है ना, कि जाओ और तुम लड़ो, आपस में रिएक्ट करो। तो उसको बोलते हैं हम कैटालिस्ट, यानी कि उत्प्रेरक। तो एमाइलेज जो है वो कार्बोहाइड्रेट को जो है उत्तेजित करता है कि तुम जो है रिएक्ट करो, रिएक्ट करके तुम छोटा हो जाओ, रिएक्ट करके तुम छोटा हो जाओ। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि एमाइलेज जो है वह एक कैटालिस्ट है ना। तो उसी तरह बहुत सारे ऐसे एंजाइम्स होते हैं जो अलग अलग पोषक तत्वों को ब्रेक डाउन करते हैं इनटू फॉर्म ऑफ एनर्जी, चेंज इनटू फॉर्म ऑफ एनर्जी। सो लेट मी एक्सप्लेन कि कैसे ये केमिकल रिएक्शन होता है। देखिए, डाइजेशन में जो है कार्बोहाइड्रेट कार्बोहाइड्रेट ये जब H2O से रिएक्शन करता है, किसके उपस्थिति में, बैठा कौन रहेगा, कौन कराएगा इस काम को, रिएक्शन कौन कराएगा, तो होगा एमाइलेज। एमाइलेज एमाइलेज जो है एक एंजाइम है ना। ये जो है बैठा रहेगा और ये कहेगा कि तुम लोग लड़ो, मैं देख रहा हूँ, तुम लोग लड़ो, जो है मैं लड़वा रहा हूँ, है ना। तो लड़वाने का काम ये करता है और ये लड़ाते लड़ाते इन दोनों की जो
फॉर्म है, दोनों का जो रूप है बदल देता है ग्लूकोज में। इसमें बदल देता है ग्लूकोज में। और अभी हमने पढ़ा कि ग्लूकोज का ब्रेकडाउन कैसे हुआ। सांस लेते हैं, ऑक्सीजन ऑक्सीजन जाता है और ग्लूकोज से रिएक्ट करता है और ग्लूकोज के अणुओं को तोड़कर जो है बदल देता है किस चीज में, कार्बन डाइऑक्साइड में, जल में और एनर्जी में। एनर्जी हमारे बॉडी पार्ट्स, जितने भी बॉडी पार्ट्स हैं वो यूज में ले लेते हैं और इस तरह से हमारा बॉडी फंक्शन जो है काम करता है। ये जो मैकेनिज्म है वो काम करता है हर एक लिविंग थिंग्स का। तो आई होप कि आपको डाइजेशन भी पूरी तरह से समझ में आ गई होंगी। ठीक ऐसे ही प्रोटीन्स के साथ होता है। प्रोटीन्स के साथ होता है। प्रोटीन्स को तोड़ने के लिए जो एंजाइम्स होते हैं उसको बोलते हैं पेप्सिन। उसको बोलते हैं पेप्सिन या ट्रिप्सिन, है ना। ये दो ऐसे एंजाइम होते हैं जो कि प्रोटीन्स को तोड़ते हैं और चेंज कर देते हैं एमिनो एसिड में, बदल देते हैं एमिनो एसिड में। और इसका यूज जो है वो हमारे जो बॉडी पार्ट्स होते हैं वे कर लेते हैं। तो आई होप कि आपको ये दोनों चीजें जो है समझ में आ गई होंगी और ये भी समझ में आ गई होंगी कि डाइजेशन जो है कैसे एक केमिकल रिएक्शन है। अब हम बात करते हैं चौथी चीज की, वो है मोमबत्ती का जलना। मोमबत्ती का जलना। जी हाँ दोस्तों, मोमबत्ती का जलना भी एक केमिकल रिएक्शन ही होता है। देखिएगा, आप जब भी एक मोम को जलाइएगा तो उसके लिए ऑक्सीजन की उपस्थिति होना बहुत जरूरी है। जब तक वो ऑक्सीजन से रिएक्ट नहीं करेगा, ऑक्सीजन के संपर्क में नहीं आएगा, तब तक वह नहीं जलेगा, कभी नहीं जल सकता है। इसका जो है हम एक बहुत अच्छा से प्रैक्टिकल कर कर आपको समझाएंगे ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया में, है ना। जब हम पढ़ाएंगे टाइप्स ऑफ रिएक्शन तो उसमें आपको बताएंगे कि तो उसमें जो है इस मोम के जलने का प्रैक्टिकल करेंगे और आपको समझाएंगे। तो अभी समझ लीजिए कि मोमबत्ती का जलना भी एक केमिकल रिएक्शन होता है। बिना ऑक्सीजन के संपर्क में आए हुए मोमबत्ती कभी नहीं जल सकता और ये ऑक्सीजन से रिएक्ट कर जाता है और रिएक्ट करके लाइट और एनर्जी देता है और कार्बन डाइऑक्साइड भी देता है। तो आपको ये बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा कि मोमबत्ती का जलना भी एक केमिकल रिएक्शन है। चलिए बात कर लेते हैं लोहे में जंग लगना। लोहे में जंग लगना। जी हाँ दोस्तों, लोहे में आप लोग देखे होंगे कि जब भी आप कोई लोहा का सामान जो है मार्केट से खरीद कर लाते हैं, सपोज दैट आपने साइकिल खरीद कर लाया। साइकिल उस समय जो है बहुत नई नई है, अब एकदम जो है बहुत अच्छी लग रही है, सुंदर लग रही है, बैठ रहे हैं तो चलाने का बहुत मन कर रहा है। लेकिन जैसे ही उस साइकिल को, मान लीजिए कि उसका कुछ खराब हो गया, रिंग खराब हो गया, तो आप कुछ दिन के लिए उसको छोड़ देते हैं। हवा के संपर्क में आ जाता है, नमी के संपर्क में आ जाता है, तो उस पर जो है अब जंग लगना शुरू हो जाता है। क्योंकि जो ऑक्सीजन जो होता है, जो हवा होता है, वो उस पर जो है इफेक्ट डालता है ना, और उसके कलर को बदल देता है ना। उसके कलर को क्या बदल देता है, भूरा कर देता है। आया था तो एकदम सोने जैसा लग रहा था, चमक रहा था, है ना। और जैसे ही उस पर रिएक्शन हुआ तो जो है उसका कलर बदल गया। लोहे में जो है ऑक्सीजन आकर जो है रिएक्ट किया और उसका कलर बदल दिया और धीरे धीरे आपकी साइकिल पुरान हो गई, अब आपको देखने में अच्छा नहीं लग रही है ना। तो ये जो प्रोसेस हुआ वो केमिकल रिएक्शन की वजह से ही हुआ। आई होप कि आपको ये चीजें भी समझ में आ गई होंगी। चलिए तो दोस्तों, अब हम बात करते हैं कि जब रासायनिक अभिक्रिया होती है तो उस दौरान होता क्या है, कौन कौन सी चेंजेस होती हैं, है ना। और अभिकारक में कौन चेंजेस होती हैं, जो प्रोडक्ट बनता है उस प्रोडक्ट में क्या चेंजेस आती हैं, इसके बारे में हम डिस्कस कर लेते हैं। व्हाट हैपन ड्यूरिंग ए केमिकल रिएक्शन, है ना। पहला जो चेंजेस होता है वो ये होता है कि जो अभिकारक होते हैं उनके जो, यानी कि पुराने जो बॉन्ड होते हैं वो टूट जाते हैं। तो लिख सकते हैं कि अभिक्रिया में जो है वह पुराने पुराने केमिकल्स बॉन्ड टूट जाते हैं। दूसरी बात, नए केमिकल्स बॉन्ड
बनते हैं। जी हाँ दोस्तों, जैसे हमने प्रैक्टिकल किया था नींबू और बेकिंग सोडा का, उसमें हमने क्या देखा कि जो उनका जो गुण है वो भी चेंजेस हो रही है ना। जो बॉन्ड है वो टूट कर एक नया बॉन्ड बन रहा है ना। नया बॉन्ड जो है किस चीज का बन रहा है, तो नमक का बन जा रहा है ना। तो उसमें जो है हमने ये पाया। तीसरी चीज ये है बच्चों कि जब भी कोई केमिकल रिएक्शन होगा तो उसके जो गुण होगा, जो प्रॉपर्टीज होगी, उसमें चेंजेस आ जाएंगे, है ना। जैसे में जो अभिकारक होंगे उनका जो मूल गुण होगा वो गुण बदल जाएंगे, किसमें, जब उससे प्रोडक्ट बनेगा। जब दो चीज रिएक्ट करेंगे और उनसे जो नया बनेगा उसका गुण इन दोनों से अलग हो जाएगा, है ना। जैसे में हमने देखा, प्रैक्टिकल करके देखा था शुरू में ही, किसका, नींबू का और बेकिंग सोडा का। नींबू में जो है एसिटिक एसिड होता है जो कि एसिडिक नेचर का होता है, और बेकिंग सोडा जो है वो बेसिक नेचर का होता है। बेसिक नेचर मतलब ये होता है क्षारीय नेचर का, और एसिडिक नेचर का मतलब होता है कि जब आप उसको चखिएगा तो खट्टा लगेगा, स्वाद में कैसा लगेगा, खट्टा लगेगा। और ये जो है क्षारीय नेचर का रहेगा, इसमें कोई स्वाद ही नहीं आएगा। तो जब जो है खट्टा और बिना स्वाद का जब मिक्स कर रहे हैं तो बन रहा है साल्ट। क्या बन जा रहा है, साल्ट। जो झाग निकल रहा था उसमें आप लोग देखे होंगे, जो झाग निकल रहा था वह झाग जो है वो साल्ट होता है, वो नमक होता है। जब आप उसको चखिएगा तो वो बहुत नमकीन लगेगा, मैंने चख कर देखा है ना, वो जो है बहुत नमकीन लगेगा, है ना। तो अब जो है हम लिखते हैं कि अधिकारकों के तुलना में, अधिकारकों के अधिकारकों के तुलना में प्रतिफल के गुण अलग होते हैं। प्रतिफल के गुण अलग होते हैं। चौथी चीज ये है बच्चों, इनमें एनर्जी का चेंजेस होती है। कहने का मतलब ये हुआ बच्चों कि जब भी रिएक्शन होगा, जब भी एक केमिकल रिएक्शन होगा, तो या तो उसमें ऊर्जा जो है वो रिलीज होगा या तो ऑब्जॉर्ब होगा, या तो रिलीज होगा या तो ऑब्जॉर्ब होगा। जैसे में हमने जो है मान लीजिए कि मोम का एक रिएक्शन किया, मोम को जलाया, तो मोम को जलाने में जो है क्या, उसमें हीट निकल जाती है, उसमें एनर्जी जो है वो निकलती है। और दूसरा जो है एक रिएक्शन ले लेते हैं फोटोसिंथेसिस का, प्रकाश संश्लेषण का। फोटोसिंथेसिस एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें जो है वो सूर्य के प्रकाश को ऑब्जॉर्ब किया जाता है, यानी एनर्जी को खींचा जा रहा है। भोजन बनाने में जो है वो पेड़ क्या करते हैं कि पतियों पतियों में जो क्लोरोफिल होता है, वो क्लोरोफिल जो है वो ऑब्जॉर्ब करता है। किस चीज को ऑब्जॉर्व करता है, सनलाइट को। और सनलाइट की उपस्थिति में वो अपना भोजन तैयार करता है। तो उस प्रोसेस में क्या देख रहे हैं, उस रिएक्शन में क्या हो रहा है कि एनर्जी को ऑब्जॉर्व किया जा रहा है, लेकिन जब मोम जला रहे हैं तो एनर्जी उससे रिलीज आउट हो रही है, निकल रही है। तो इस तरह से जो है हम कह सकते हैं कि केमिकल रिएक्शन हो रहा है ना। यानी कि केमिकल रिएक्शन के दौरान जो है ये सारी चीजें जो है बदलाव देखने को हमें मिलती है। पांचवी चीज लिख सकते हैं कि हमें जो है रंग में परिवर्तन देखने को मिलता है। रंग में परिवर्तन देखने को मिलता है। रंग में परिवर्तन देखने को मिलता है, यानी कि जब रिएक्शन होगा तो जो उत्प्रेरक का, सॉरी, जो हमारा अभिकारक का जो कलर होगा वो कलर बदल जाएंगे। जब प्रोडक्ट बनेगा तो प्रोडक्ट में वो कलर चेंज हो जाएंगे, है ना। तो ये थे बच्चों हमारे केमिकल रिएक्शंस, है ना। ये जो है जब केमिकल रिएक्शन होगा तो उसको, उसमें होता क्या है, ये सभी चीजें आई होप कि आपको बहुत अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। अब हम बढ़ते हैं अगले टॉपिक्स पर। तो बच्चों अगला जो हमारा टॉपिक है वो ये है कि केमिकल रिएक्शन को हम पहचानेंगे कैसे, कैसे ये तय करेंगे कि इस चीज में केमिकल रिएक्शन
हो रहा है ना। अगर कोई चीज जो है बन रहा है, केमिकल रिएक्शन हो रहा है, तो वो कैसे हो रहा है, कैसे पहचानेंगे, है ना। तो पहली चीज ये होगा बच्चों, उसमें जो है गैस का निकलना, गैस का निकलना, यानी कि जब भी कोई केमिकल रिएक्शन होगा, जब भी कोई अभिक्रिया होगी किसी भी एलिमेंट्स के बीच या किसी भी कंपाउंड्स के बीच, अगर रिएक्शन होंगी तो उसमें गैस निकलेगा। जैसे मैं एक एग्जांपल समझ लीजिए आप, नींबू पानी में जो है, नींबू में जब उस बेस को डाला, यानी कि जब हम बेकिंग सोडा को डालें, तो जो है एक गैस निकला, कार्बन डाइऑक्साइड। तो जो है उसको जो है हम जी से डिनोट कर देंगे, जी से डिनोट करते हैं। उस केमिकल इक्वेशन जब लिखते हैं तो जी से डिनोट कर देते हैं, है ना। मान लीजिए कि ए और बी, ये कोई जो है अभिकारक है, और ये जो है सी बन रहा है प्रोडक्ट, और ये यदि मान लो कोई गैस बन जा रहा है, ये बन रहा है गैस, ये बन रहा है गैस, इसको जो है जी से डिनोट कर देंगे, जी से डिनोट कर देंगे। दूसरी चीज है बच्चों कि जब भी कोई केमिकल रिएक्शन होगा तो उसमें जो है रंग में चेंजेस आ जाएंगे, रंग में चेंजेस आ जाएंगे, रंग में चेंजेस आ जाएंगे। जैसे में लोहे में जंग लगना, अभी हमने बात किया कि जब भी लोहा में जंग लगता है तो उसका रंग बदल जाता है, आया तो एकदम सोना चांदी जैसा झलक रहा था, जब उसमें केमिकल रिएक्शन हुआ तो बदल के एकदम भूरा हो गया, अजीब तरह से दिख रहा है, पुरान दिख रहा है ना। तो वो जो है एक केमिकल चेंजेस है ना। रंग में परिवर्तन हुआ तो हम पहचान लेंगे कि इसमें केमिकल रिएक्शन हो रहा है। तीसरी जो चीज है वो ये है, तापमान में परिवर्तन होगा, तापमान में परिवर्तन होगा। हाँ, जब भी रिएक्शन होगा तो उसमें जो है जो टेम्परेचर होंगे या तो रिएक्टेंट्स को जो टेम्परेचर होंगे वो बदल जाएंगे, प्रोडक्ट के टेम्परेचर कुछ कम हो जाएगा, या तो इसमें टेम्परेचर लगेगा और नहीं तो नहीं लगेगा। कहने का मतलब ये हुआ कि जब हम मोम जला रहे थे तो उसमें जो है एनर्जी निकल रहा था, उसका टेम्परेचर जो है कुछ और था, है ना। और जब हम फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस कर रहे हैं तो उसमें टेम्परेचर ऑब्जॉर्व हो रहा है, यानी कि इसमें टेम्परेचर का चेंजेस भी हो रही हैं। आई होप कि आपको ये चीजें समझ में आ रही होंगी। चौथी जो चीज है बच्चों वो ये है अवक्षेप का बनना, अवक्षेप का बनना, अवक्षेप का बनना, यानी कि बहुत सारे ऐसे रिएक्शंस होते हैं, बहुत सारे ऐसे अभिक्रियाएं होती हैं जिनमें जब दो रिएक्टेंट रिएक्शन करते हैं, रिएक्ट करते हैं एक दूसरे से, तो जो अगला जो प्रोडक्ट बनता है वो अवक्षेप होता है। अवक्षेप का मतलब होता है एक थोड़ा सॉलिड, मीडियम सॉलिड टाइप का सब्सटेंस, वो जो है एक अवक्षेप होता है। जैसे में बेरियम क्लोराइड को सोडियम सल्फेट के साथ रिएक्ट कराया जाए तो एक वाइट टाइप का सॉलिड सब्सटेंस बनता है, जिसको हम अवक्षेप बोलते हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं, अवक्षेप बोलते हैं, है ना। आई होप कि आपको ये चीजें समझ में आ गई होंगी। पांचवी बात यह है बच्चों, पांचवी बात यह है बच्चों, ध्वनि का निकलना, ध्वनि या प्रकाश का निकलना देख लेते हैं। ध्वनि या प्रकाश का निकलना, निकलना। जब दिवाली आती है तो उसमें जो है हम बहुत सारे पटाखों को जलाते हैं, तो होता क्या है एक साथ जो है वो, जब हम उसमें जो है आग लगाते हैं, जब मतलब उसमें जो चिंगारी जब लगाते हैं तो वो जो है अचानक से फटता है विथ लाइटिंग, प्रकाश के साथ, और आवाज भी होती है, यानी कि उसमें जो है रिएक्शन हुआ, और रिएक्शन होता है तो आवाज भी निकलती है और लाइट भी निकलती है, आप लोग देखे होंगे, है ना। तो जो है पटाखे का जलना जो है वह एक ध्वनि या प्रकाश का निकलने को दर्शाता है। तो दोस्तों, आप सबको आई होप कि आप सबको ये क्लास बहुत अच्छी लगी होगी, और अगर अच्छी लगे कमेंट, लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि मैं मोटिवेट हूँ और अगली वीडियो बना पाऊँ, आपके लिए मेहनत कर पाऊँ, आपको बेहतर तरीके से समझा पाऊँ। मिलते हैं अगले क्लास में केमिकल इक्वेशन के साथ। रासायनिक समीकरण क्या होता है, रासायनिक समीकरण को लिखा कैसे जाता है,
बैलेंस केमिकल इक्वेशन क्या होता है और अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन क्या होता है।